नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ की 3 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। होर्मुज और ईरान, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, ये दो ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और हमारी नजर भी इसी मुद्दे पर है। आखिर कब खुलेगा होर्मुज और कब खत्म होगी ईरान अमेरिका की ये जंग, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है। समंदर सुलग रहा है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जहां एक तरफ सीजफायर की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ बारूद की गन तेज हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं, उधर अमेरिकी सेना और सेंटकॉम ने हिंद महासागर में ईरान के शैडो फ्लीट के एक बड़े तेल टैंकर स्काई वेव को जब्त कर लिया। इस नाकेबंदी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर परमाणु डील नहीं हुई तो ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। ट्रंप ने तो परमाणु निगोशिएशन को लेकर पाकिस्तान को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है, लेकिन असली ड्रामा तो बंद कमरों के भीतर है। खबर है कि ईरान पर डील को लेकर ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच तीखी झड़प हो गई है और माहौल यह हो गया कि नेतन्याहू गुस्से से लाल हो गए और कहा कि इजरायल पर कार्रवाई रोकने का यह सही समय नहीं है। जहां ट्रंप कतर और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के जरिए इस मामले में शांति समझौते का लेटर ऑफ इंटेंट तैयार करवा रहे हैं, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान पर फौरन बमबारी शुरू होनी चाहिए। तो क्या यह सीजफायर धोखा और क्या जंग 2.0 की शुरुआत होने वाली है? क्या इजरायल इसकी शुरुआत करेगा और अमेरिका इस बार इस कहानी में नहीं होगा? और अगर इजरायल और ईरान आपस में भिड़ते हैं तो फिर क्या होगा? क्या होर्मुज खुल पाएगा? क्या अमेरिका ईरान से जंग रोक देगा? जानेंगे डिटेल से, खबर बने रहिएगा हमारे साथ। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे ट्रंप की उस रणनीति के बारे में जो फेल हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बेइज्जती हो रही है। पूरी दुनिया कह रही है अमेरिका ये जंग हार चुका है और मिडिल ईस्ट से निकलने में ही अमेरिका की भलाई है। एक ऐसी खबर सामने आई जिससे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। शांति वार्ता के पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी कल्पना किसी भी नहीं की थी। खुलासा हुआ है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान में आयतुल्ला खामनेई का तख्ता पलट करना चाहते थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका वहां रजा पहलवी को नहीं बल्कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद को नया सुप्रीम लीडर बनाने का सीक्रेट प्लान तैयार कर चुका था। लेकिन युद्ध के मैदान में ट्रंप का यह प्लान औंधे मुंह गिर गया और अब अहमदिनेजाद खुद रहस्यमयी ढंग से गायब है। इस पूरी जंग में राष्ट्रपति के 6 बड़े सपने भी टूट गए, जिससे अमेरिका बैकफुट पर है और अमेरिका जंग भी हार चुका है। कहानी सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है, कहानी होर्मुज की भी है, जहां अमेरिका की रणनीति फेल हुई, क्योंकि दुनिया जानती थी कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसी दिन ईरान होर्मुज को बंद करेगा। लेकिन ट्रंप ने कभी भी प्लान बी को तैयार नहीं किया। अगर ट्रंप प्रशासन इस प्लान बी को रेडी रखता जिसे होर्मुज बंद नहीं होता और दुनिया में तेल की आवाजाही सामान्य तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जारी रहती, तो शायद ट्रंप को दुनिया इतना भी फेल नहीं मानती, या शायद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए आज हीरो की तरह होते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फेल्ड रणनीति की वजह से आज समंदर में 2000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। दुनिया के सामने तेल का बहुत बड़ा संकट है और डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हैं, हाथ पर हाथ धरे इस तमाशे को देख रहे हैं। साथ ही बात करेंगे ईरान के मिनाब में हुए उस भयानक अमेरिकी मिसाइल हमले की जिसमें मासूम बच्चों की जान गई और अब इसे ट्रंप का युद्ध अपराध कहा जा रहा है। ट्रंप के इस चक्रव्यूह में अमेरिका कैसे खुद फंस गया है, डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे और इनसाइड स्टोरी सुनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस फेल्ड ऑपरेशन की। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस कहानी के बारे में जिसके बारे में अमेरिका जिक्र नहीं कर रहा है। अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष तो है और अमेरिका कह रहा है कि परमाणु हथियार को लेकर जंग जारी है, लेकिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि यह लड़ाई असल में परमाणु हथियार को लेकर थी ही नहीं, अमेरिका की यह लड़ाई डॉलर की बादशाहत को बरकरार रखने की थी, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? इस थ्योरी को मैं आपको समझाऊंगा और बताएंगे आपको कि जो लोग अब तक इस महासंग्राम को सिर्फ मिसाइल, बम या सत्ता परिवर्तन के चश्मे से देख रहे हैं, असल में इसकी बड़ी इनसाइड स्टोरी आप मिस कर रहे हैं। वो इनसाइड स्टोरी कनेक्ट होती है अमेरिकी डॉलर से। यह जंग असल में जमीन पर कम
और अमेरिका अपनी तिजोरी के लिए ज्यादा लड़ रहा है। इसका सीधा मकसद किसी देश को जीतना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धराशायी करने के बाद अमेरिकी डॉलर की बादशाहत और अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत करना है। कहा जा रहा है कि 1974 से चली आ रही पेट्रो डॉलर की जिस व्यवस्था के दम पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार होकर भी सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ था, उसे ईरान, चीन और रूस ने मिलकर खुली चुनौती दी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में साफ शर्त रख दी कि यहां से गुजरना है तो भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में करना होगा। इस एक चाल ने वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और ईरान को घुटनों पर लाने के लिए गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगाया, आर्थिक नाकेबंदी की, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूटने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिका इस वक्त लगभग $40 ट्रिलियन के कर्ज पर खड़ा है। अपनी गिरती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चक्रव्यूह रचा। लेकिन यह चक्रव्यूह एक तरफ जहां अमेरिका के डॉलर को मजबूती दे रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया कंगाली की तरफ जा रही है। तो क्या डॉलर को बचाने की जिद थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगी? और क्या अमेरिका पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होकर डॉलर को बचाने के लिए पूरी दुनिया को स्टेक पे लगाएगा? जानेंगे एक्सक्लूसिव स्टोरी में वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहली खबर, क्या होर्मुज खुलने वाला है? क्या अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म होने की तारीख आ चुकी है? फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, लेकिन होर्मुज पर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अमेरिका और ईरान की स्थिति की वजह से पूरी दुनिया हलकान है। होर्मुज में आज भी अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष की वजह से होर्मुज बंद है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जिस तस्वीर को सेंटकॉम ने जारी किया है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़े शैडो फ्लीट के एक तेल टैंकर स्काई वेव को जब्त कर लिया। ये वो तेल टैंकर को जब्त करने की तस्वीर है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं स्काई वेव तेल टैंकर की। स्काई वेव तेल टैंकर होर्मुज के बीचों बीच था, गल्फ ऑफ ओमान के पास, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर इस शिप को जब्त किया कि इसने अमेरिका की परमिशन नहीं ली। यह आरोप लगाया कि तेल टैंकर को प्रतिबंधों के उल्लंघन और गैर कानूनी गतिविधियों के संदर्भ में रोका गया और उसके बाद उसे सीज कर लिया गया। किस तरह से अमेरिकी सैनिक इस शिप पर उतर रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि अमेरिकी सैनिक कैसे एक एक करके इस शिप पर उतर रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर इस शिप तक पहुंचते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर से निकलकर हेलीकॉप्टर के जरिए इस शिप पर उतरते हैं और बाद में इस शिप को सीज कर लिया जाता है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। इस तस्वीर से एक बात साफ है कि अमेरिकी सेना और नौसेना लगातार ईरान के तेल को रोकने के लिए अपने नेवल ब्लॉकेड के जरिए नाकेबंदी का अभियान चला रही है। इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान पहले अमेरिका द्वारा MT तूफानी, टूस्का और एक्विला जैसे जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका है। स्काई वेव क्रूड ऑयल टैंकर जहाज बोत्सवाना का है। वर्तमान में लाइबेरिया के झंडे के तहत यह संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण हाल ही में इस जहाज को अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में सीज कर लिया गया। चलिए समझते हैं कि आखिर यह एक्शन किस तरीके से हुआ है। ईरान से जुड़ा यह स्काई वेव तेल टैंकर था जो ईरान से तेल लेकर निकला था। ईरान के खार्ग द्वीप पर इसे कच्चे तेल से भरा गया था। जहाज को मलाका स्ट्रेट और मलेशिया में ट्रैक किया गया। हिंद महासागर में अमेरिका ने टैंकर को सीज कर लिया। यानी एक ओर समंदर में अमेरिकी घेरेबंदी जारी है जिससे ईरान को आर्थिक नुकसान है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास समय बहुत कम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ दोबारा हमले शुरू करेगी। ईरान को समझौते में परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़नी होगी और यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करना होगा। ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है।
उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को भी धमकाया है और कहा है परमाणु के मुद्दे पर ईरान से तुम भी कुछ बात मत करो, नहीं तो पाकिस्तान को पछताना होगा। दरअसल पाकिस्तान ईरान से परमाणु के मुद्दे पर निगोसिएशन कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान के जरिए समझौते का प्रस्ताव भेजा है जिसमें परमाणु एनरिचमेंट की बात कही गई है। तो एक तरफ ट्रंप का धमकी मोड ऑन है, अब तक 26 बार धमका चुके हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों को ईरान बार बार नजरअंदाज करता आया है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ईरान हर बार अमेरिकी धमकियों पर ट्रंप को चढ़ाता है। जंग के बीच में अब तक दोनों ने करीब 1 दर्जन से अधिक बार समझौता प्रस्ताव एक दूसरे को अन्य देशों के माध्यम से भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति नहीं बन पाई है। किसी भी समझौते पर दोनों देश एक पेज पर नहीं आ पाए हैं। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्या चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं की तो ईरान को प्रतिबंधों से राहत नहीं देंगे, युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा। अभी तक ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया है। अमेरिका ईरान को एक अच्छा देश बना सकता है। अमेरिका का ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। असर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। बातचीत टूटने पर भीषण युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। वैसे ट्रंप की आदत हमेशा से धमकी वाली रही है और ये कोई नई बात नहीं है। आपको ट्रंप का ये ताजा बयान जरूर सुनना चाहिए। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. तस्वीरें आपको दिखाते हैं इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे की, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, वहीं अमेरिकी जहाज इजराइल में लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं और यहां तक कि रिफ्यूलिंग जहाज KC-135 स्ट्रेटो टैंकर भी इजराइल पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका बातचीत और समझौते का इंतजार कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो इजराइल से ही इस हमले की शुरुआत की जाएगी। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कि ट्रंप बार बार ईरान को क्यों धमका रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ IRGC डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी को सीरियसली लेने के मूड में नहीं है। IRGC ने धमकी दी और कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे, जिसे रोकना अमेरिका के बस में नहीं होगा। IRGC के बयान में साफ साफ कहा गया है कि होर्मुज से गुजरने वाला कोई भी जहाज, चाहे वो अमेरिका का हो, इजराइल का हो या फिर अमेरिका इजराइल के किसी सहयोगी देश का हो, उसे वैध निशाना माना जाएगा। हम उस पर हमला करेंगे। चलिए जानते हैं कि अरब देश में मुश्तबा कई फ्रंट कैसे खोल सकते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, जिसका जिक्र IRGC भी कर रहा है। IRGC कह रहा है कि एक साथ कई फ्रंट खोल देंगे। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमला किया तो मिडिल ईस्ट में एक साथ कई फ्रंट खोलेंगे, जिसे अमेरिका और इजराइल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन पर युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध मिडिल ईस्ट के देशों की जमीन पर लड़ा जाएगा। अगर आप सऊदी अरब की बात करें तो हिजबुल्लाह अल हिजाज 1987 में बना शिया मिलिशिया संगठन साल 2000 तक कई हमलों में शामिल रहा। पूर्वी प्रांतों में कई लड़ाके अभी सक्रिय हैं और यह संगठन फिर से खुद को मजबूत कर रहा है। खासकर इस वॉर के दरमियान ईरान ने संगठन को मजबूत किया, जिसमें छोटे और बड़े हमले करने की ताकत है। स्लीपर सेल, ईरान के पास बड़ी संख्या में स्लीपर सेल्स हैं जिन्हें ईरान ने एक्टिव किया है। मई महीने में ही यूएई में 24 गिरफ्तारियां हुई। ये स्लीपर सेल लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं, आईईडी बम धमाके कर सकते हैं। हाल में जो हमला हुआ था यूएई में, उसे इसी ग्रुप ने अंजाम दिया था। अब आप जॉर्डन आ जाइए। जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक राजनीतिक शाखा है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट खुद को
अलग बताता है। ये ग्रुप इजराइल के हमेशा से खिलाफ रहा है, इस्लामिक एक्शन फ्रंट हमास का समर्थक रहा है। अब आप बहरीन आ जाइए, बहरीन में तो ईरान के कई ग्रुप एक्टिव हैं। यहां पर अल अश्तर है, अल मुख्तार है, वाद अल्लाह ग्रुप एक्टिव है। कई प्रॉक्सी ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में यहां पर एक्टिव हैं। बहरीन में करीब 45% से ज्यादा की आबादी शिया है, जहां गृह युद्ध और यूएस के बेस पर अटैक संभव है। और इस खबर की पुष्टि इससे होती है कि सीजफायर के बीच में ईरान ने यमन के हूती के लड़ाकों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। इसकी पुष्टि सऊदी ने की कि ईरान सीजफायर के बीच में अपने प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, ताकि जंग हो तो फिर से चारों ओर से हमला हो सके। यानी यह कहा जाए कि दोनों ओर से तैयारी तेज हो गई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है, जबकि ईरान ने जंगी तैयारी कर रखी है और इस तैयारी के जरिए ईरान जाहिर सी बात है, अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है, जबकि ईरान ने जंगी तैयारी कर ली है और इस तैयारी के जरिए ईरान आर पार की लड़ाई चाहता है। ईरान का बस एक ही मेन एजेंडा है कि जंग अगर खत्म हो तो फिर हमेशा के लिए खत्म हो, और इस बात की गारंटी हो कि फिर कभी दोबारा अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो ईरान करने के लिए तैयार है। समझौता हो तो उसमें हर्जाना हो, परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो और होर्मुज पर ईरान की मान्यता हो। लेकिन इन बातों को अमेरिका मानने से इनकार कर रहा है। इसी बीच खबर है कि ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी आपस में भिड़ गए। खबर है कि 30 मिनट की बातचीत के दरमियान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तू मैं भी हो गई। नेतन्याहू ने ट्रंप को हड़काया और कहा कि तुम्हें सीजफायर और समझौते की दरकार है, मुझे नहीं। मैं तो जंग के मूड में हूं और जंग से ही ईरान का हिसाब होगा। याद कीजिए कि आखिर अमेरिका के साथ नेतन्याहू की झड़प के पीछे की कहानी क्या है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की भरपूर तारीफ की। जाहिर सी बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पता था कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीजफायर या डील की बात पर अग्री नहीं करेंगे। इसलिए मीडिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करके डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की। लेकिन शाम होते होते तक यह मामला बिगड़ गया, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया कि वो जंग शुरू करने के लिए तैयार है और पहला हमला इजराइल ही करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रोजाना इन दिनों फोन पर बातचीत हो रही है, खास करके पिछले एक हफ्ते से, और अमूमन फोन पर बातचीत काफी तल्ख लहजे में चली जाती है। दोनों नेता आपस में भिड़ जाते हैं। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में टकरा रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर दोनों दो तरह के पक्ष का एक तरह से वकालत कर रहे हैं। ईरान ने 40 दिन के युद्ध की गलतियों से सबक सीखा। इजराइल हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल ने इराक के खुफिया बेस पर युद्धाभ्यास भी किया, लेकिन अमेरिका सीजफायर और डील की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच करीब आधे से 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान पर फिर से हवाई हमला
शुरू करने की मांग की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हथियार उठाने से पहले कूटनीति को मौका देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक यह बातचीत इतनी तीखी थी कि नेतन्याहू पूरी तरह से नाराजगी में लाल हो गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि नेतन्याहूज हेयर वाज ऑन फायर। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएली प्रधानमंत्री शांति वार्ता को लेकर शक में है और वो युद्ध को दोबारा शुरू करके तेहरान की सैन्य ताकत और जरूरी ढांचे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। उधर रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है। इस दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर करेंगे ताकि युद्ध को औपचारिक तौर पर खत्म किया जा सके। इस समझौते के बाद 30 दिन की बातचीत होगी जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कैसे पूरी दुनिया के लिए खोला जाए इस पर चर्चा होगी। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप की रणनीति से सहमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा कि हमलों को रोकना एक बहुत बड़ी गलती है और ईरान अपनी ताकत को फिर से तैयार कर रहा है, दोबारा मजबूत हो रहा है और इसलिए तय योजना के अनुसार हमले जारी रहने चाहिए। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप और नेतन्याहू किस तरह आपस में भिड़े और कौन क्या चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप डील करने के पक्ष में जबकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के पक्ष में। ट्रंप कह रहे हैं कि अब बातचीत से हल निकाला जा सकता है क्योंकि ईरान बैकफुट पर है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला ही एकमात्र रास्ता है। ट्रंप कह रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय युद्ध भड़केगा, असंतुलन पैदा होगा, दुनिया के देशों को नुकसान होगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला करना जरूरी है क्योंकि ईरान अपनी ताकत फिर से इकट्ठा कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी भी कंट्रोल और निगरानी संभव है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान इस सीजफायर का फायदा उठा रहा है, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कूटनीति और डील ही समाधान है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला ही एकमात्र समाधान है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जवाबी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए नुकसान का डर बता रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि नुकसान तो होगा, लेकिन कड़े एक्शन से ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। यानी दो देश, इजराइल और अमेरिका, जिन दोनों देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की, वो दोनों देश आज अलग अलग पेज पर हैं। दोनों के बीच मतभेद पैदा हो चुका है। फिर से इजराइल अमेरिका को भड़का रहा है हमला करने के लिए, जिस तरह से पहले इजराइल ने अमेरिका को भड़काया था। लेकिन इस बार ट्रंप बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि इस जंग की वजह से इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना अमेरिका को हुआ है और इसलिए ईरान पर हमला करना ठीक नहीं मानते हैं इस वक्त ट्रंप। पिछली बार बेंजामिन नेतन्याहू के चक्कर में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का आदेश तो दिया, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। ट्रंप हर कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। घरेलू मोर्चे पर भी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, जंग में बहुत नुकसान उठा चुके हैं। इस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि जंग की जगह कूटनीति और ब्लॉकेड का प्रेशर ईरान पर बढ़ता रहे। ईरान नुकसान के तले इतना परेशान हो जाए कि वो डील की पेज पर आ जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि सामरिक नुकसान, अमेरिका की इमेज को धक्का, ट्रंप की साख को धक्का, सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, यहां तक कि अमेरिका के सुपर पावर की छवि पर सवाल खड़े होने लगे। अमेरिका इस जंग में कैसे अब तक फेल साबित हुआ है, इसको एक नजर में देखते हैं। सबसे पहली बात कि ईरान में लक्ष्यों को अमेरिका हासिल ही नहीं कर पाया, या अगर आप इसे यूं भी कहें कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर लक्ष्य अचीव नहीं कर पाए। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब देता रहा। अली खामनेई की मौत के रूप में शुरुआती कामयाबी अमेरिका को मिली, लेकिन मुश्तबा खामनेई ने अली खामनेई की जगह लेकर इस कामयाबी को भी धूमिल कर दिया। सेकंड पॉइंट आ जाइए होर्मुज। ईरान का होर्मुज पर कब्जा जारी है। पर्शियन गल्फ में हजारों की संख्या में जहाज फंसे हुए हैं और अमेरिका की होर्मुज की नाकेबंदी का असर नहीं हो रहा है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान अगर आप देखेंगे तो ईरान ने सस्ते हथियारों, सस्ते मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका को करोड़ों डॉलर की चपत लगाई।
अमेरिका के अरबों डॉलर के संसाधन मिडिल ईस्ट में तबाह हुए और उनको दोबारा फिक्स करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत खर्च है। परमाणु प्रोग्राम पर आ जाइए, ईरान अब तक परमाणु प्रोग्राम रोकने पर राजी नहीं है, लेकिन अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल नहीं कर पाया है। बमबारी से परमाणु केंद्रों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान बार बार कहता रहा है। ईरान जंग के दरमियान एक और चीज देखने को मिली। ट्रंप की लगातार बयानबाजी से सहयोगी दूर हो गए। नेटो देशों में नाराजगी है क्योंकि यूरोप को उनका कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है। ट्रंप की गुहार पर नेटो देश भी मदद के लिए आगे नहीं आए। होर्मुज खुलवाने की कोशिश में यूरोपीय देश पीछे नजर आए। कुल मिलाकर कहें तो ईरान से जंग करने के मूड में फिलहाल ट्रंप नहीं नजर आते हैं। हां, बेशक वो धमकी दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान झुक जाए, घुटनों पर आ जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो ऐसी तबाही मचाएंगे जिसे अमेरिका हमेशा के लिए याद रखेगा। इधर ईरान से जंग को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप में टकराव है और ट्रंप इस बार नेतन्याहू के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जो बात मैं आपको डे वन से समझा रहा हूं कि लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका की कोशिश रही है कि वो इस जंग से एक बाइज्जत एग्जिट ले। ट्रंप चाहते हैं समझौता हो जाए, खुद को वो विनर बताएं और यहां से थैंक यू वेरी मच करके चले जाएं। लेकिन ये कहानी भी बनती नहीं दिख रही है और इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी इस जंग में उलझा हुआ है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि होर्मुज कब खुलेगा और जंग कब खत्म होगी, चाहे वो कच्चे तेल के लिहाज से हो या फिर स्टॉक मार्केट यानी कि निवेश बाजार और आर्थिक मोर्चे के लिहाज से हो। और इसका जवाब किसी के पास है तो है सिर्फ एक व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप। और पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को देख रही है। इस पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है और ऐसे में हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। शायद आप तक यह खुलासा पहुंचा हो, नहीं पहुंचा है तो मैं बताता हूं अंदर क्या गेम करना चाहता था रिजीम चेंज के नाम पर अमेरिका और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ईरान में प्रोटेस्ट करवाने में कामयाब रहा, लेकिन वहां अमेरिका रजा पहलवी को नहीं बिठाना चाहता था, बल्कि सत्ता के कमान एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जिसे पूरी दुनिया जानती है। रिपोर्ट यह दावा करती है कि अमेरिका इजराइल की शुरुआती कोशिश आयतुल्ला अली खामनेई को हटाकर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त करना था और इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने एक जॉइंट एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया था। लेकिन युद्ध के दौरान यह प्लान फेल हो गया। कैसे? इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की वो 6 गलतियां बताई जा रही हैं जिसकी वजह से अमेरिका न सिर्फ जंग हारा बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका के नाम पर थू-थू शुरू हो गई। अमेरिका ने एक सपना देखा था। सपना था ईरान में रेजिम चेंज। अमेरिका और इजराइल मिलकर अहमदीनेजाद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको एज अ सुप्रीम लीडर वहां फिक्स करना चाहते थे। लेकिन कुछ हफ्तों से खबर यह मिल रही है कि अहमदीनेजाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो गायब हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में अहमदीनेजाद के घर पर इजराइल ने हमला किया था। इस हमले के बाद से ही अहमदीनेजाद गायब है। अहमदीनेजाद को लेकर 2 खबरें हैं। पहली खबर यह कि उनको IRGC कैद कर चुकी है, जैसे इस खबर का खुलासा हुआ, और दूसरी खबर यह कि वो अब अमेरिकी और इजरायली संस्थाओं से दूरी बना रहे हैं और वो गंभीर रूप से घायल हैं। अहमदीनेजाद के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले ट्रंप की वो 6 बड़ी गलतियां सुन लीजिए जिसकी वजह से ये पूरा प्लान चौपट हुआ। सबसे पहले अहमदीनेजाद प्लान जो कि फेल हुआ। खामनेई का कत्ल तो करने में कामयाब हो गए लेकिन रिजीम चेंज नहीं करवा पाए। आक्रोश समझने में चूक कर गए, जनता का मूड समझ नहीं पाए।
कुर्द लड़ाकों पर भरोसा किया, होर्मुज की अनदेखी की, होर्मुज को लेकर कोई प्लान बी तैयार नहीं किया, और मेनाब में नरसंहार अमेरिका को बहुत भारी पड़ गया, जिसे अब वॉर क्राइम के दायरे में लाया जा रहा है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वॉर क्राइम का केस चलाया जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अमेरिका ने अहमदीनेजाद को प्लान का हिस्सा क्यों बनाया, इसके पीछे कहानी है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि अहमदीनेजाद इजराइल के खिलाफ रहे हैं। उनको लालच में लिया गया कि खामनेई को हटाने के बाद ईरान की सत्ता आपको दे देंगे, और कहते हैं कि अहमदीनेजाद ने कुछ खुफिया इनपुट्स भी CIA को ट्रांसफर किए, जिससे कि ईरान के टॉप रजीम को साफ किया जा सके। आगे की चीजें आपको बताएं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अहमदीनेजाद कौन है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति 2005 से 2013 तक उनकी कट्टरपंथी राजनीतिक छवि उभर कर सामने आई। वो इजराइल के खिलाफ कड़े बयान और ईरान की राजनीति में विवादित चेहरा रहे। अगर सियासी सफर की बात करें तो 1979 ईरानी क्रांति से जुड़े, 1993 में प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया, 1997 में पद से हटाए गए, 2003 में तेहरान के मेयर बने, 2005 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए, 2009 में विवादित चुनाव और बड़े विरोध प्रदर्शन के शिकार हुए, 2013 में राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और चुनाव से इनको बाहर कर दिया गया। लेकिन ये बहुत विवादित नेता भी रहे। 2009 के चुनाव में धांधली के आरोप से पूरा ईरान हिल गया। विपक्षी प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की। अहमदीनेजाद की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी हुआ। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये वेस्ट से हमेशा टकराते रहे और परमाणु कार्यक्रम की वकालत करते रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने अहमदीनेजाद को कॉन्फिडेंस में ले लिया और कहा कि ईरान में प्रोटेस्ट कराओ और इसका फायदा हम आपको देंगे। कहते हैं कि CIA और मोसाद ने भी इसमें साथ दिया अहमदीनेजाद का। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, खामेनेई पर हमला हुआ, टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया और अहमदीनेजाद को बताया गया कि कुछ ही दिनों के बाद उनको सत्ता दे दी जाएगी। लेकिन ये स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई। हमला, प्रोटेस्ट और टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग आयतुल्ला अली खामनेई को मारे जाने तक तो अमेरिका और इजराइल स्क्रिप्ट पर चलते रहे। लेकिन वो रिजीम चेंज नहीं करवा पाए और यहीं से गेम खराब हो गया। कहते हैं ईरान पर हमले के दूसरे दिन ही इजराइल और अमेरिका ने अहमदीनेजाद के घर पर भी हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। फिर उनको अमेरिका और इजराइल पर भी भरोसा नहीं रहा। तो क्या अहमदीनेजाद को यूज किया गया? ऐसा हो सकता है कि एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करके और बाद में उस मोहरे को खत्म कर दिया जाए, जिससे अमेरिका और इजराइल के इस प्लान का खुलासा कभी ना हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के दुष्प्रचार का अभियान था क्या? ईरान के खिलाफ युद्ध का मकसद साधारण था, खामेनेई के बाद अहमदीनेजाद के हाथ में सत्ता सौंपना। अमेरिका चाहता था कि अहमदीनेजाद को सत्ता मिले। फिर हमले में अहमदीनेजाद का घर टारगेट किया गया, इससे वो घायल हो गए, जिसके बाद गुस्से में इजराइल और अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। रक्षा जानकारों के मुताबिक खबर जानकर फैलाई गई, ईरान के नेताओं में और जनता में फूट हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद ट्रंप की दूसरी गलती क्या थी? दूसरी गलती बहुत बड़ी गलती थी, जिसका जिक्र मैंने उसी दिन किया था और मैंने आपसे कहा था, जिस बात को मुझे आज याद करते हुए, आपको बताते हुए इस बात पर भरोसा है कि वो बात सही निकली। मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा होते तो अब तक अमेरिका के साथ समझौता और डील
दोनों हो चुका होता। लेकिन अब समझौता और डील किसके साथ है? अब समझौता और डील IRGC के साथ है। IRGC अमेरिका के साथ कोई भी समझौता या डील नहीं चाहता, क्योंकि वो अमेरिका पर भरोसा करता ही नहीं है। यानी एक तरह से इसे देखें कि आयतोला अली खामनेई को मारकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में IRGC को अनलीश कर दिया, यानी कंट्रोल से बाहर। एक ऐसी ताकत जिसके ऊपर किसी का कोई वर्चस्व नहीं, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन लक्ष्य है, मौत का बदला मौत, राष्ट्रपति का बदला राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर का बदला सुप्रीम लीडर, खून का बदला खून। IRGC सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई की मौत का बदला चाहता है, और अगर खामनेई को अमेरिका नहीं मारता तो अब तक ईरान में इतनी तबाही नहीं होती, और शायद अभी ईरान और अमेरिका आपस में नहीं लड़ रहे होते और होर्मुज भी खुला हुआ था। लेकिन ट्रंप ने जल्दबाजी में आकर इजराइल की बात मानकर सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को मारकर सबसे बड़ी गलती कर दी। रणनीतिक गलती की मार आज तक ट्रंप झेल रहे हैं। आपको याद होगा 2025 में जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो ईरान इतना अग्रेसिव नहीं था जितना इस बार हुआ। 12 दिन की लड़ाई के बाद चीजें सॉल्व कर ली गई थी और होर्मुज भी खुला हुआ था। ट्रंप की तीसरी रणनीतिक गलती के बारे में कहें तो ट्रंप ईरानी जनता के आक्रोश को समझने में गलती कर गए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर हमला हुआ, टॉप लीडरशिप हमने साफ कर दी, तो ईरानी लोग ट्रंप के साथ आ जाएंगे, अमेरिका के साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एक खुद मुख्तार देश पर हमला होता है, एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला होता है, तो वहां की जनता पूरी ताकत के साथ अपने देश के साथ खड़ी होती है। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई चल रही हो, लड़ाई हो चुकी हो, तो हर एक हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और हम अपने राष्ट्रवाद पर, अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हैं। और यही हो गया ईरान में। पूरी जनता ईरान की नई लीडरशिप और IRGC के साथ खड़ी हो गई और सड़क पर निकलकर अमेरिका का विरोध करने लगी। तो ट्रंप और नेतन्याहू यहां गच्चा खा गए। पहले तो खामनेई के खिलाफ वहां पर लोगों को भड़काया गया। ट्रंप ने कहा कि आप अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कीजिए, बगावत शुरू कीजिए, हम आपको हेल्प भेज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पीड़ित बताया। इसके बाद वहां की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, जिससे कि अमेरिका को लगा कि नागरिक खुद ही वहां पर रिजीम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने वहां के नागरिकों को वहां के सुप्रीम लीडर से आजादी दिला दी है। ईरान के लोग अमेरिका इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए, क्योंकि ये बात पसंद नहीं आई ईरान के लोगों की कि उनके संप्रभु राष्ट्र की टॉप लीडरशिप को अमेरिका इजराइल ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और ईरानी नागरिक IRGC और वहां की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ गए। ट्रंप की रणनीति की चौथी बड़ी गलती थी, ट्रंप ने कुर्द के लड़ाकों पर भरोसा किया। ट्रंप को लगा कि कुर्द लड़ाके ईरान से जंग में अमेरिका इजराइल के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका का साथ देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। यानी कुर्दों पर भरोसा भारी पड़ गया। कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका की डेल्टा फोर्स को एंट्री दी। कुर्दों ने डेल्टा फोर्स का ढाल बनने से मना कर दिया। ईरान पर हमला होते ही कुर्द लड़ाके पीछे हट गए। खासकर आयतोला की हत्या के बाद उन्होंने अपनी जमीन को अखाड़ा बनने से पूरी तरीके से मना कर दिया, और जंग के बीचों बीच कुर्द लड़ाकों ने यूएस का साथ छोड़ दिया। ट्रंप की पांचवी रणनीतिक गलती यह थी कि ट्रंप ने होर्मुज का ध्यान नहीं रखा, होर्मुज के लिए प्लान बी नहीं बनाया। डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया इस बात को जानते थे, और यह बात ईरान ने भी कंफर्म की थी कि अगर ईरान पर हमला होगा तो वो होर्मुज का इस्तेमाल करेंगे, और हुआ भी वही। ट्रंप और नेतन्याहू को लगा कि ईरान ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर उस पर हमला करेंगे और ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका
ईरान को वेनेजुएला समझ रहा था, क्यूबा समझ रहा था। हमले के बाद मामला पलट गया। ईरान ने होर्मुज को 5 अप्रैल को बंद कर दिया। दुनिया के 20% तेल व्यापार को ठप कर दिया गया। पूरी दुनिया में तेल संकट की स्थिति हो गई और अमेरिका भी इसे अछूता नहीं है। अमेरिका में तेल की कीमतें $110 पर बैरल से ऊपर चली गई हैं। लोग परेशान हैं। देश में तेल की कीमत है। होर्मुज को बंद करके ईरान ने जंग में मजबूती हासिल की तो अमेरिका जंग में कमजोर हो गया। अमेरिका ईरान की लड़ाई में मैं आज आपको एक और कहानी बताने जा रहा हूं, बहुत ही एक्सक्लूसिव, जिस कहानी को शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया हो। यह कहानी आप तक टुकड़ों में पहुंची हो। कई तरह की बातें आई कि जंग तेल के लिए हो रही है, सत्ता परिवर्तन के लिए हो रही है, होर्मुज खुलवाने के लिए हो रही है, आयतुल्ला अली खामनी को मारने के लिए हो रही है, परमाणु कार्यक्रम नष्ट करने के लिए हो रही है। लेकिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि यह लड़ाई दुनिया भर के इकोनॉमी को नर्क में डालने के लिए और अमेरिकी इकोनॉमी और डॉलर को बचाने के लिए है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? चलिए समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। दुनिया ने इसे एक और मिडिल ईस्ट युद्ध की तरह देखा। लेकिन जो लोग सिर्फ मिसाइलें गिनते रहे वो असली खेल चूक गए। यह युद्ध 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा था, एक होर्मुज की खाड़ी में और दूसरा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में, जिसमें अमेरिका अपना मोर्चा मजबूत कर रहा था। पहले समझते हैं कि पेट्रो डॉलर क्या है और अमेरिका इसे जान से ज्यादा क्यों प्यार करता है। 1974 में हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त समझौता किया। सऊदी अरब अपना तेल केवल डॉलर में बेचेगा और अपना अधिशेष अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में लगाएगा। बदले में अमेरिका सऊदी शासन को सैन्य सुरक्षा और हथियार देगा। तो बाकी खाड़ी देशों ने भी यही रास्ता अपनाया। दुनिया डॉलर में बचत इसलिए करती है क्योंकि भुगतान डॉलर में है। डॉलर की वैश्विक व्यापार में प्रभुता मूलतः पेट्रो डॉलर पर टिकी हुई है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि बाहरी मांग डॉलर की हमेशा बनी रहे और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की खपत सुनिश्चित हो, जिससे अमेरिका बड़े व्यापार घाटे के बावजूद ब्याज दरें कम रख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो पेट्रो डॉलर वो जादू है जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार होते हुए भी सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को कर्ज से बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास वो करेंसी है जो पूरी दुनिया में मान्य है। तो इसके पीछे पेट्रो डॉलर सिस्टम है। और पेट्रो डॉलर सिस्टम काम कैसे करता है? तेल का कारोबार डॉलर में होना ही है, यही पेट्रो डॉलर सिस्टम है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस और सऊदी के बीच रणनीतिक समझौता हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वायदा किया, बदले में सऊदी ने तेल का कारोबार डॉलर में करना स्वीकार किया। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच औपचारिक समझौता हुआ जिसे ओपेक माना गया। ओपेक का सबसे प्रभावशाली सदस्य था सऊदी अरब। ओपेक देश का तेल कारोबार डॉलर में करने पर सहमत। लगभग सभी देश के केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता था। डॉलर के भंडार से आसान होता है कि वो तेल का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर पाएं। कई देश डॉलर की बजाय अपनी करेंसी को आजकल प्राथमिकता दे रहे हैं। अब ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरे करेंसी में करना डी डॉलराइजेशन है, जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इससे अमेरिका के कलेजे पर सांप लौटता है। पेट्रो डॉलर को चुनौती देने की शुरुआत की चीन ने ईरान से तेल खरीदा युआन में। भारत ने ईरान से तेल खरीदा रुपया में। भारत ने रूस से तेल खरीदा रुपया में।
चीन ने रूस से तेल खरीदा युआन में। अमेरिका को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ये देश अपनी इकोनॉमी को ऐसे ही मजबूत करते रहे और डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ते रहे तो फिर अमेरिका के लिए भविष्य में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अमेरिका चीन, रूस, ईरान, इंडिया सबके खिलाफ हो गया, खास करके ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। और ब्रिक्स कंट्री को रोकने के लिए, आपसी मुद्रा में व्यापार को रोकने के लिए अमेरिका ने एक प्लान बनाई कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया जाए। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ एक चीज से तहस नहस हो सकती थी, वो था कच्चा तेल। अगर कच्चे तेल के सप्लाई को डिसरप्ट कर दिया जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी धराशायी, दुनिया भर के स्टॉक बाजार खत्म, दुनिया भर में जहां जहां पर कारोबार है सब तबाह, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था खत्म। अमेरिका चाहता है कि डॉलर को कोई दिक्कत ना हो। ईरान जंग में डॉलर को आग लगी तब ईरान ने होर्मुज से सिर्फ उन्हीं जहाजों को गुजरने देना शुरू किया जो चीनी युआन में भुगतान कर रहे थे। आईआरजीसी ने अमेरिका, इजरायल और उनके पश्चिमी सहयोगी जहाजों को तो रोक दिया। वर्तमान में अमेरिका ने ओमान सागर में नेवल ब्लॉकेड लगाया। दूसरी ओर होर्मुज में ईरान ने भी घेरेबंदी जारी रखी और इसकी वजह से दुनिया भर में इकोनॉमी में हाहाकार मची है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड कर चीन और ईरान दोनों को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ यूरोप, हिंदुस्तान, एशिया के कई देश जो कि तेल संकट के मुहाने पर आ गए। ट्रंप चाहते हैं कि अगर डॉलर में व्यापार नहीं तो सब इसकी चपेट में आए और यही ट्रंप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया समझ जाए, डॉलर नहीं तो इकोनॉमी नहीं, डॉलर नहीं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं, सिर्फ अमेरिका। इसलिए डॉलर की ओर सबको लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत खतरनाक चाल चली। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का तेल सप्लाई रोका, चीनी कंपनियां इससे ठप होने लगी, चीन में इकोनॉमी गिरने लगी, वहां का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्लो डाउन होने लगा। इससे युआन को नुकसान होगा। लेकिन तबाही सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगी, तबाही तो पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल का खरीदार सिर्फ चीन नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। और अगर ऐसा हुआ तो हर देश में तबाही पक्की है, इकोनॉमिक तबाही पक्की है और ऐसा ही हो रहा है। दुनिया के कई देश कंगाली के कगार पर हैं, कई देशों में पेट्रोल डीजल की किल्लत है। आपको याद होगा 1956 में जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने सुएज नहर पर कब्जा करने के लिए मिस्र पर सैन्य आक्रमण किया और युद्ध के मैदान में जीत हासिल कर रहे थे। ठीक उसी समय अमेरिका और सोवियत संघ के भारी राजनयिक और आर्थिक दबाव ने उन्हें एक अपमानजनक वापसी करने के लिए मजबूर कर दिया था। अमेरिका हमेशा यही करता है, जैसे ही उसे और उसके डॉलर को खतरा लगता है वो दुनिया में युद्ध की शुरुआत करता है और सबसे पहले दुनिया की एनर्जी सोर्स को काटता है और आर्थिक लाइफलाइन पर चोट करता है। और वही कहानी आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका लिख रहा है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत है और दुनिया भर की करेंसी स्लो डाउन होने लगी है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।